आज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, या इसको हम नाम दे सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्टेड करते हैं, या फिर इसको नाम दे देंगे हम ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो बेटा जैसे कि सपोज करिए कि अगर हम कंसंट्रेशन किसी भी सिस्टम की में जो भी मैटर प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी टेम्परेचर, उसके प्रेशर में कोई चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ से उन फैक्टर्स के इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पे कब आएगा, अगर मैं एक चीज को बढ़ाए जा रही हूँ दूसरी चीज तो कम है, तो क्या होगा, सिस्टम किधर के शिफ्ट होगा, जिधर से उस बढ़े हुए या घटे हुए इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सके और फिर से इक्विलिब्रियम को डेवलप किया जा सके। समझ में आ गया स्टूडेंट, क्लियर हुआ क्लियर सबको कि क्या है ली चैटलियर प्रिंसिपल? Yes, हम ma'am. कह सकते इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडो द इफेक्ट ऑफ ए चेंज इम्प्रेस। जो भी चेंज वहां पर हुआ है उसको हम मिनिमाइज करें तो सिस्टम उधर की तरफ ही ट्रांसफर हो जाता है। यही आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पर, अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या लिखना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिखना है ली चैटलियर का कि वो होता क्या है। दूसरा फिर हम इफेक्ट करके हर एक मैटर की कंसंट्रेशन में इफेक्ट करके देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो आप उसको लिख लीजिए वन वर्ड में, क्या है लिखिए फटाक से। इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, if a system in equilibrium is subjected to a change of concentration, comma temperature or pressure, comma the equilibrium shift in a direction, comma concentration, temperature and pressure, comma the equilibrium shift in a direction that tend to minimize the change, है ना। तो जो सिस्टम है वो फॉलोइंग फैक्टर के थ्रू अफेक्टेड होता है। फैक्टर नंबर 1 क्या है, फैक्टर नंबर 1 इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन, लिखिए अगर हम कंसंट्रेशन को इफ इन अ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम, और हम किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और हमने क्या किया, कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। समझ आ गया, मीन्स हम यहाँ पर कंसंट्रेशन चेंज को देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि हम क्या करते हैं, हमें पता है रिएक्टेंट है और ये बनाते हैं प्रोडक्ट। अब हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हुआ ना। अब हमें अगर इक्विलिब्रियम को सेटअप करना है तो ली चैटलियर ने बताया कि आप प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन को फॉरवर्ड कर दो, यानी कि प्रोडक्ट को ज्यादा बनने की तरफ जोर दे दो। जब प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, जब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप सेटअप हो जाएगा। आगे से बात समझ में क्लियर हो रहा है सबको? यस स्टूडेंट, क्लियर? तो हम क्या करेंगे, if in a chemical equilibrium reaction, if we increase the amount या concentration of the reactant, then the equilibrium shift into the forward direction. ठीक है,
और उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। मतलब कुल मिला के ली चैटल ने बताया कि आपको केवल इक्विलिब्रियम सेटअप करना है, चाहे रिएक्शन की स्पीड को आप किधर भी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। मतलब कुल मिला के जो इफेक्ट चल रहा है, इफेक्ट जो भी चल रहा है उसको मिनिमाइज करना है, वो कुल मिला के सेटअप करना है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ऑन द अदर हैंड अगर वाइस वर्सा कर दीजिए, उल्टा अगर हम कर रहे हैं तो फिर वो उल्टा हो जाएगा कंसंट्रेशन का मैटर। नंबर सेकंड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज लिख लिया अपने वर्ड्स में सबने, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए बेटा। ठीक है, अब हमें प्रेशर को करना है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर के अकॉर्डिंग क्या है कि द लो प्रेशर फेवर्स दोज रिएक्शंस विच आर accompanied by the increasing total number of moles, and high pressure favors the reaction which take place with decreasing total number of moles। याद रखना पड़ेगा आपको। P, यहाँ पर जो P होता है, अगर हम बाय लॉ की तरफ देखें तो P इज डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पता है आपको, अगर हम चैप्टर 5 पर जाएं स्टेट ऑफ द मैटर पे, और हमने बायस लॉ को पढ़ा है, तो जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या नहीं। अगर तो लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, फेवर किसको करेगा वो, अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, तो मेंटेन हो जाएगा इक्विलिब्रियम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और अगर प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम इसका वो किसको फेवर करेगा, कम नंबर ऑफ द मोल्स को। ठीक है, तो इस चीज को अपने वर्ड में लिखिए फटाक से। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, जो लो प्रेशर है वो अकॉर्डिंग टू बायल लॉ, इसको डाल लेना ब्रैकेट के अंदर ताकि आपको याद रहे, है ना। तो वो क्या करता है, लो प्रेशर जो है फेवर करता है increase of the total number of the moles, and high pressure favors the decrease in the total number mole of the जो भी सिस्टम के मोल्स हैं। क्लियर। और जहां पर सेम नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है सबको स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट, आपको क्लियर है, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो रहा है। हाँ, तो बेटा इन सबको अपने वर्ड्स में लिखते जाइए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल प्रोसेस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुरंत लिखते चाहिए जैसे भी आपको समझ आ रहा है। क्लियर हो गया। तो अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ मोल्स है तो वहां पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर वहां पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर दोनों तरफ, एक तरफ मोल्स ज्यादा है तो प्रेशर आपको क्या करना, लो करना पड़ेगा, तब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। अगर मोल्स कम है तो प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा। नंबर थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। नंबर थर्ड क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर भी एक क्या है, पर्टिकुलर हमारा एक अफेक्टिंग फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, देखिए अगर रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, हमने दो टाइप की रिएक्शंस पढ़ी हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मींस उसमें से हीट इवॉल्व हो रही है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच इवॉल्व हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट जब निकलता है रिएक्टेंट से तभी हीट भी निकलती है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो लो टेम्परेचर को फेवर करती हैं, करेंगे या नहीं करेंगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनकी हीट भी ज्यादा इवॉल्व होती चली जाएगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा हीट वहां से इवॉल्व होती चली जाएगी। तो क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फेवर्ड लो टेम्परेचर। नोट डाउन करिए, exothermic reactions are favored by the low temperature, and just अपोज कर दीजिए
Endothermic reactions are favored by the high temperature. ठीक है, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है तो उसके हिसाब से टेम्परेचर का हम इफेक्ट देख लेंगे और इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेंगे, और अगर टेम्परेचर हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस है तो उसके हिसाब से हम अपने टेम्परेचर को सेटअप कर लेंगे। ठीक है, नंबर 4 है जो फैक्टर है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट। इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा आप। मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ और उस पे आपको पता चलेगा कि वहां पर कैटलिस्ट का क्या यूज है। सपोज करिए नंबर 4 है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखना चाह रही हूँ मैं, N2 + 3H2 gives 2NH3। ठीक है, हैबर प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन मैंने लिखा है यहाँ पर। तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा होता है कैटलिस्ट, एसपी कैटलिस्ट होता है, और वहां पर एक मोलिब्डेनम एक क्या होता है, मोटिवेटर होता है जो कैटलिस्ट को मोटिवेट करता है। तो हम यहाँ पर एमओ भी लिखते हैं बेटा। तो एमओ जो है वो एफई को मोटिवेट करता है कि तुम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाओ। तो यहाँ पर जो एफई है वो एक कैटलिस्ट है और जो एमओ है वो एक मोटिवेटर है। ठीक है, एफई का मतलब क्या है, एफई जो होता है यानी कि कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा अपना। वो रिएक्शन कभी भी कोई कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट करता ही नहीं है, वो केवल और केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। मीन्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, या फिर हम स्पीड ना बोल के रेट बोल सकते हैं, रेट ऑफ एनी रिएक्शन। रेट कैसे कि वो मोटिवेट करता है रिएक्टेंट को कि तुम जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दो, तभी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि कैटलिस्ट एक अफेक्टिंग फैक्टर है इक्विलिब्रियम को, तो वो नहीं है। कोई भी कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, उसका कोई भी वो एक अफेक्टिंग फैक्टर नहीं है, वो केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है। रेट का मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट फॉर्मेट कर दे। क्लियर हो गया? तो यही आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है जो आपको ठीक से समझना है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पर। इनर्ट गैस तो अपनी एक अलग, वो तो कोई इफेक्ट कहाँ शो करेंगी, वो तो सारी गैसेज हैं और उनके पास तो कोई रिएक्शन करने के लिए वो ही नहीं है, जरिया ही नहीं है, तो वो नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके चलेंगे बेटा, टॉपिक नंबर 2 है आज का, एसिड बेस और सोल्ट। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं 2 नंबर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसिड बेस और सॉल्ट में जो डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू डेफिनेशन हमें दी गई हैं उनको देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्या है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने एसिड और बेस की डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग दी थी बेटा। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड के बारे में क्या कहा कि जो हमारा एसिड होता है वो क्या होता है, वो सब्सटेंस है एसिड, जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट गिव्स द H+ आयन। तो ये हमारे H+ आयन देते हैं एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस।
जब उनको डिसोल्व करते हैं हम वाटर में। जो हम डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं ना, वो आर्हेनियस की है। ठीक है, लिख लीजिए अपने वर्ड्स में। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? एसिड आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव द हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जांपल, आपको पता ही है सारे एग्जांपल, मुझे बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। फॉर एग्जांपल, HCl एक एसिड है because when it dissolve in water it gives the H plus ion and Cl negative ion. Due to the presence of this H plus ion, it is an acid according to Arrhenius. ठीक है, बेस की डेफिनेशन फिर आपको पता है, बेस क्या होते हैं? जो OH आयंस देते हैं। ठीक है, और हमारी पूरी केमिस्ट्री में केवल 2 ही ऐसे बेस हैं जिनको हम एल्कली कहते हैं, मीन्स जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं, NaOH एंड KOH। तो बेस के लिए हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं? NaOH और KOH। तो अगर हम NaOH की बात करें तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयंस वो देता है, जिसकी वजह से वो एक बेस है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द OH आयंस। ठीक है, और यही पूरी केमिस्ट्री के 2 स्ट्रॉन्ग बेस भी हैं, NaOH एंड KOH। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये पूरी केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं स्टूडेंट? क्या होते हैं? मैम जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग एसिड आर दोज एसिड विच completely dissociate into the aqueous solution, और हमें completely dissociate होकर H plus ions complete amount में दे दें, वही हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। जो नहीं देते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे किसका? ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का। ठीक है, नंबर 2 कॉन्सेप्ट इज ब्रॉन्स्टेड, BRONSTED, ब्रॉन्स्टेड लॉवरी, LOWRY, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब क्या हुआ? अगला कोई कॉन्सेप्ट आया है, तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में कोई कमी होगी? भाई जैसे हम मॉडल्स को पढ़ते हैं वैसे ही अब यहाँ हम एक के बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एसिड बेस का। तो आर्हेनियस की लिमिटेशंस को जानने के बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? एन एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, उन्होंने कुछ सुधार किया आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में और हमें बताया एसिड वो होते हैं जो डोनेट कर सकते हैं एक प्रोटॉन का। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अपने वर्ड्स में, एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट द प्रोटॉन। प्रोटॉन को कहते हैं बेटा H पॉजिटिव को प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, एसिड 2 सब्सटेंसेस होते हैं जो H प्लस को डोनेट कर सकते हैं, और बेस वो होते हैं जो उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर मैं एक कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड क्या हो गया? जिसने डोनेट कर दिया H पॉजिटिव। ठीक है, और बेस क्या हो गया? जिसने एक्सेप्ट कर लिया H पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं बेटा आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस बताऊंगी कि कॉन्जुगेट क्या होते हैं एसिड बेस पेयर्स। ठीक है, अब क्या होगा? हम एक एसिड लेके चलेंगे और एक बेस लेके चलेंगे। ठीक है, एक एसिड लेंगे और एक बेस लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सब पहले हम HCl और NH3 ले लें।
HCl यहाँ पर एसिड है और NH3 यहाँ पे बेस है, तो HCl तो अपना एक H डोनेट कर देगा, यानी कि HCl से एक H डोनेट होके बेस ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, और दूसरा वाला क्या बनेगा, इसके पास से तो गया, तो ये तो रह गया Cl नेगेटिव। तो हमने कहा एसिड ने अपना एक डोनेट कर दिया पेयर और बेस ने एक्सेप्ट कर लिया, करा या नहीं करा, तो हम इसको कहते हैं, ये तो हो गया एसिड, ये बन गया बेस। कैसे, एसिड ने अब अपना एक्सेप्ट करके, ये तो इसके पास तो हो गई ज्यादा, ये फिर से डोनेट कर सकता है और ये फिर से एक्सेप्ट कर सकता है। आगे समझ में ना, भाई इसके पास तो एक्स्ट्रा थे, इसने एसिड ने यहाँ पर अपने डोनेट करा तो बेस ने ले लिया, अब बेस के पास ज्यादा हो गए कि वो डोनेट कर सकता है और एसिड के पास कम हो गए, यानी कि इसके पास जो NH3 था वो NH4 में कन्वर्ट हो गया, जो HCl था वो Cl में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोबारा से एक्सेप्ट करता है, ये दोबारा से डोनेट कर सकता है, तो रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। आगे समझ गए, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर समझ में आ गए। यहाँ पर ये HCl एसिड है, ये बेस है, हाँ, और इधर के उसमें देखो तो ये एसिड है, ये बेस है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। क्लियर हो गया बेटा सबको, यानी कि एसिड जो होते हैं वो कॉन्जुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव होते हैं, जो बेस प्लस H पॉजिटिव होते हैं वो कॉन्जुगेट एसिड होते हैं। लिख लीजिए इसको, फिर भूल जाओगे, लिख लीजिए फटाक से, एसिड इज इक्वल टू कॉन्जुगेट बेस प्लस H पॉजिटिव एंड बेस प्लस H पॉजिटिव इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एसिड। इसके कुछ एडवांटेज और लिमिटेशन आप लोग पढ़ लेंगे अपने आप। कुछ एडवांटेज थे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के और कुछ इसकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि लुईस का आ गया कॉन्सेप्ट फिर, तो इसकी जो है आप एडवांटेज और लिमिटेशन अपने आप पढ़ेंगे। और हम थर्ड कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं एसिड बेस का, जो है कौन सा बेटा, लुईस। तो ये सेकंड एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हो गया और थर्ड आएगा लुईस। तीन कॉन्सेप्ट है हमारे सिलेबस में एसिड बेस की, जैसे हम 9th क्लास में मॉडल पढ़ रहे थे, 11th के चैप्टर 2 में हमने मॉडल्स पढ़े एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे ही हमारे कॉन्सेप्ट भी एक के बाद एक हैं। अगर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कुछ लिमिटेशन रहा होगा, कैसे, इसने बहुत सारे एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया, ये उसकी कमी थी। इसने बहुत सारे बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया, ये उसकी कमी थी। और जैसे कि BF3 है, AlCl3 है, उनके पास वो एक एसिड की तरह बिहेव क्यों करते हैं, ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। जैसे बोरोन है, बोरोन वाली फैमिली है थर्ड वाली, तो इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन उस समय ब्रॉन्स्टेड-लॉरी को नहीं पता था, तो उन्होंने एक एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर और कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, ये क्यों एसिड की तरह बिहेव करते हैं ये नहीं बताया था। ठीक है, अब हम चलते हैं लुईस कॉन्सेप्ट पे। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट एसिड एज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहाँ पर एसिड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और बेस क्या है बेटा, डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लुईस बेस के नाम से जानते हैं। देखें एग्जाम्पल, देखें, चलिए लुईस कॉन्सेप्ट को हम
एग्जाम्पल देखते हैं लुईस कॉन्सेप्ट का। एग्जाम्पल सपोज करिए BF3 है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ये जुड़ रहा है अमोनिया के साथ, तो बेटा क्या बनाएगा? अब हम बोरोन का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो बोरोन की आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन की में 7। ठीक है, अब इसने एक एक ले लिया, लुईस कॉन्सेप्ट ही तो है डॉट स्ट्रक्चर। अब क्योंकि बोरोन ने तीनों एफ को दिया तो बोरोन भी ले लेगा एक एक एफ से। तो बेटा बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? कितने हुए मैम 6। अब 6 होने के बावजूद भी ये तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा। इसने अपना पूरा कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर दिया बेटा, लेकिन उसके बावजूद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो क्या करना पड़ेगा? ये किसी बेस से जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, तो बेस हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के पास अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। कैसे? देखो, एन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के में 1 होता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका, लेकिन 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर रह गए जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, इनको कहते हैं लोन पेयर। अब बेटा ये दोनों उठ के बोरोन के पास आ गए, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं अब ये एक एसिड है और ये एक बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बोरोन हैविंग द 6 इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिया हैविंग 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो वो दोनों जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इसने दे दिए बोरोन को, दे दिए ना। तो बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और लुईस ने अपना कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और बेस वो होते हैं जो डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। मैं बात करें इलेक्ट्रॉन पेयर की, सीधे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा रिएक्शन? BF3, और इस तरीके से आप अमोनिया को शो करोगे। तो ये इनके बीच का रिलेशन हो मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम तो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर बोरोन को दे दिया, पर नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। बेटा ऑक्टेट करने के बाद ही तो दिया है उसने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ही तो दिया है बेटा, फिर तो दे सकता है। हमारा घर बन गया, हम उस तो क्या हम उस घर को बनाने के बाद एक कमरा किराए पे नहीं चढ़ा देते मानसी? मैम चढ़ा सकते हैं ना। तो बोरोन ने, नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये तो अपने घर में स्टेबल हो गया, अब तो ये किसी को डोनेट कर सकता है। फाउंडेशन थोड़ना है इस पे कि तेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तुझे डोनेट नहीं करना, कर देगा। लोन पेयर ही तो है, खाली पड़े हैं उसके, तो खाली रूम पड़े हैं, किराए पे उठाना कोई गलत बात तो नहीं है, पैसा ही आएगा। तो नाइट्रोजन की क्या होगी? वही बढ़ेगी, बेस की तरह काम करेगा ये। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा सबको? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर एनसीईआरटी की कुल 16 प्रॉब्लम है। ओपन योर बुक्स और एग्जाम एंड सी द एग्जाम्पल नंबर 7.12, 13, 14 एंड 15। देख पा रहे हैं आप लोग? खुल गई? सबसे पहले लिखा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेंट एसिड। ब्रॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं? क्या होते हैं बेस? क्या होते हैं ब्रॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं? मैम विच कैन डोनेट प्रोटॉन। एसिड मैम जो डोनेट करते हैं और बेस वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। आप लिख दोगे उस थ्योरी को। ठीक है, जैसे HF है, HF में एसिड पहचानना है तो क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस शुड बी 1 have 1 proton less in each case and therefore the
इसमें पूछ रहा है वो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा HF में, H2SO4 में एंड HCO3 नेगेटिव में। यहाँ से सारे हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो मैम सारे। H2SO4 में तो निकालने के बाद भी हाइड्रोजन बचेगा। एक ही निकालोगे बेटा, एक वाला बेस है। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, एसिड जो होंगे जो अपना H+ डोनेट कर देते हैं और बेस उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसका पूछ रहा है वो, अब वो एसिड पूछ रहा है, यानी कि बेटा यहाँ पर HF एक बेस है। एसिड क्या होगा, जब इसने अपना H रिमूव कर दिया होगा, तो यहाँ पर जो इसका कॉन्जुगेट बेस हो, बेस तो बना HF और एसिड क्या बना, खाली F निगेटिव। आगे समझ में? तो HF कब बना होगा, कब बना होगा बताइए जल्दी से। जो देखिए एसिड क्या मैम होते जब हैं, एक्सेप्ट किया होगा H+। जब एसिड होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डोनर होते हैं, बेस होते हैं एक्सेप्टर होते हैं। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर हमने बहुत सारे ब्रोंस्टेंट एसिड दे रखे हैं आपको, HF है, H2SO4 है, तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा है? कॉन्जुगेट, हाँ ब्रोंस्टेंट एसिड दे रखे हैं, तो बेस में एक इलेक्ट्रॉन कम होगा बस। यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करें, यहाँ पे प्रोटॉन है, मेनली उन्होंने प्रोटॉन लिया था, तो बेस के अंदर क्या होगा, लेस होगा एसिड से एक प्रोटॉन। बस ये बात ध्यान रख लीजिए, उसके यही सारी थ्योरी काम करेगी आपके इन सारे क्वेश्चंस में, तो इसको करेंगे आप। उसके बाद मैं आप आयनाइजेशन तो शायद खत्म हो गया है ना चैप्टर से, आयनाइजेशन कटा है, हाइड्रोलाइसिस कटा है, आयनाइजेशन कराना पड़ेगा, थोड़ा सा करा दूंगी, ठीक है। और इसको मैं कल आपको बिल्कुल खत्म कर दूंगी चैप्टर को, सभी बच्चे कल जुड़ेंगे तभी खत्म हो पाएगा चैप्टर, कल ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, किसी बच्चे की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है।